ठीक है, क्लास 8 के 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कू यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याओं को दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासकों के कारण पैदा हो रहे समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और कई धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? उन्हें दिक्कू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल हमने यानी NCERT क्लास 7 वाला देखे थे, तो उसमें आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं होता था। तो देखते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों से सक्रिय थे। तो कुछ झूम खेती करते थे, तो उनके बारे में देखते हैं। तो उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंती खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लगने के लिए पेड़ों के ऊंचे हिस्सों काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुए राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों की कटाई करते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतहों को खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल नहीं काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों को जिंदगी जंगलों में बड़े कोट आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करने अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और मछुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए ये बहुत सारी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुए चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी अस्थायी बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ें की आदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती और वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो
कोई इस सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी जरूर पड़ती थी। इसी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने के चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोरों महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह ब्याज और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीब में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ ही मानते थे। कुछ जानवर भी पालते थे। आदिवासी में से तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गर्रियों थे और कश्मीर के बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में पढ़ेंगे, 9 क्लास वाले NCERT में पढ़ेंगे। और इनमें से कुछ लोग एक जगह खेती भी करते थे। तो देखते हैं 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलने जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। तो जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। यहाँ है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त क्या था। तो क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारा में चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के वेगा और खोड़ समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम में और कामों में बंटवारे को समझा जा सकता है। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खूचे ठूरों को काटने जाती थी। पुरुष पेड़ पौधों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरत सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। वेगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में वेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर चले जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेत में काम करते थे। कुवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक
कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गान और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए वेवर की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार और चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवरों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। यहाँ है ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाली लड़की। बिहार 1976। बच्चे और उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। उसके बाद देखते हैं पॉइंट पर, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ते थे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखते हैं इसके बदलाव के बारे में। आदिवासी मुखियाओं का क्या हाल हुआ देखते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ा था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। उसके बाद घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए थे। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं इसके बारे में, अध्याय 2 में हम पढ़े थे इसके बारे में। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरा ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। उसके बाद वन कानून और उनके प्रभाव क्या हुआ था। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने के लिए इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसा ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने के लिए छूट होगी, बशर्ते गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते
श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए थे। यहाँ अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन एक गीत है आदिवासियों का। और बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विद्रोह किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दिया। 1906 में नोशोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में आंध्र प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। उसके बाद व्यापार की समस्या क्या थी? तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने के लिए आदिवासियों के कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देख सकते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर देते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 304 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। काम की तलाश देखते हैं तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारी की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर देखते हैं 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1885 में संथालों के बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा दिखते हैं तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीब से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मशीनरी स्कूल में जाने लगे थे जहां उन्हें मशीनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य
राज हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताए। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन और जादू टोने से में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विद्रोह किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सत्य युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिककर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदुओं, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल कर और बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूमि नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1995 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगा। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया उनके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विद्रोह करने और औपनिवेशिक शासन के विद्रोह कर अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। वैष्णव क्या है? तो विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। और लहूलुहान मेरे कंधे एक आदिवासी के गीत है। उसके बाद बिहार के कोयला खनिक 1920 के दशक में बिरसा के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। चटाई बुनती एक जग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही नहीं सीमित था। वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ ले जाती थी काम करने के लिए। स्लीपर क्या है? तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। तो घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दिया गया है।
और पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करने के लिए आता था। उसके बाद बेवर क्या है, तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। उसके बाद डोगरिया कंध कबीले की औरतें पंडाणु की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं और इन पत्तियों से पतले बनाई जाएगी। परती क्या है, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, वहीं परती है। साल क्या है, एक पेड़ है। और प्रश्न महुआ क्या है, तो एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, महुआ। बाद उड़ीसा में डोगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी इससे गुजर रही है।